दिल्ली की गलियों से लेकर ब्राजील तक बस एक ही सवाल है, क्या भारत और उसके साथी अमेरिका को हरा पाएंगे? ये जवाब आपको चौंका देगा। इसी आर्टिकल पर आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो ब्रिक्स समिट हो रही है, जो ब्रिक्स समिट की जो वर्चुअल मीटिंग है, उसमें जो भारत है और भारत के जो साथी हैं, क्या अमेरिका को हरा पाएंगे? फर्स्ट आर्टिकल, जैसा आपको पता होगा दोस्तों, क्या अ, हम अगर दिल्ली से लेके ब्राज़ील तक की बात करें तो सिर्फ एक ही सवाल है, एक ही क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में, क्या जो इंडिया है और उसके फ्रेंड्स हैं अमेरिका को हरा सकते हैं? क्या अमेरिका को हरा सकते हैं? तो आपको ये जवाब चौंका देगा। अब हम यही समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो आर्टिकल है इसी के ऊपर है दोस्तों, वर्चुअल समिट ऑन यूएस टैरिफ। जैसा आपको पता होगा दोस्तों, ब्राज़ील ने क्या किया है, वर्चुअल मीटिंग कन्वीन की है। किसकी? ब्रिक्स की वर्चुअल मीटिंग को कन्वीन किया गया है। वो किस लिए की है? वो इसलिए की है दोस्तों कि जो यूएस ने टैरिफ लगाया हुआ है, वो हाई टैरिफ लगाया हुआ है। हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया पे क्या किया हुआ दोस्तों, 50% और प्लस पेनल्टी लगाई हुई है। और ऐसे बहुत सारे देश हैं, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया हुआ है, 30% से ज़्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। साउथ अफ्रीका के ऊपर टैरिफ से, रशिया के ऊपर टैरिफ लगाया हुआ है और इंडिया के ऊपर तो टैरिफ है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर ब्राज़ील ने ये मीटिंग क्यों बुलाई है। तो क्या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, यहाँ पर दोस्तों जो वर्चुअल मीटिंग हो रही है वो हमारे जो प्यारे प्रधानमंत्री हैं वो अटेंड नहीं करेंगे। जो हमारे EAM है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो उसको वर्चुअल मीटिंग को अटेंड करेंगे। जयशंकर जी टू रिप्रेजेंट द इंडिया, वो क्या करेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये ब्राज़ील ने कन्वीन की है। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा, उन्होंने इस मीटिंग को कन्वीन किया। एजेंडा क्या है? व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस मीटिंग? व्हाट इज द एजेंडा ऑफ वर्चुअल समिट? तो इसका जो एजेंडा है, मैंने जैसे बताया, यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने क्या किया है दोस्तों, हाई टैरिफ लगा दिया है, बहुत सारी कंट्रीज पे लगाया और जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी टैरिफ लगाया है। रेस्पॉन्स टू द यूएस टैरिफ ऑन ब्रिक्स मेंबर, तो जो ब्रिक्स मेंबर्स के ऊपर टैरिफ लगाया हुआ है उसी के रेस्पॉन्स में बात होगी। क्या ये जो कंट्रीज हैं ब्रिक्स की, यूएस को टक्कर दे सकती हैं? क्या यूएस को हरा सकती हैं? बस यही सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। कम्स आफ्टर द PM मोदी विजिट SCO समिट इन चाइना। ये जो ब्रिक्स की जो वर्चुअल समिट हो रही है, वो जब SCO की समिट से वापस आ गए PM मोदी, SCO की समिट हो चुकी है। जैसा मैंने बताया, मैंने अर्लियर वीडियोज में बताया है दोस्तों, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको डिस्कस किया। वाई मैटर्स फॉर इंडिया, इंडिया के लिए जो संघाई कोऑपरेशन है क्यों मैटर करता है, जबकि चाइना के साथ इंडिया का बॉर्डर टेंशन है, पाकिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर टेंशन है, लेकिन तीनों जो देश है वो एक ही टेबल में साथ में बैठे। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको दोस्तों बता दिया था। क्या डिप्लोमेसी के लिए इम्पोर्टेंस है, क्या स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है उसकी वजह से इम्पोर्टेंस है, सारी चीज़ें मैंने अर्लियर वीडियोज में बताया है। तो अगर आप SCO के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारी कल की वीडियो या परसों की वीडियो में मैंने SCO को डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो मैं अब हम अपनी वीडियो की तरफ बात करें तो जो वर्चुअल समिट हो रही है ब्रिक्स की, वो कहाँ हो रही है? ब्राज़ील में हो रही है और जिसको जयशंकर जी अटेंड कर रहे हैं। आगे बढ़ें, आगे क्या है दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ते हैं, वाई दिस मैटर, ये मैटर क्यों करती है दोस्तों, ब्रिक्स जो समिट कन्वीन की है बाय द ब्राज़ील प्रेसिडेंट, तो ये क्यों मैटर करती है दोस्तों? इसलिए मैटर करती है बिकॉज, जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यूएस ने क्या किया है, हाई टैरिफ लगा दिया जो ब्रिक्स के मेंबर हैं। जब ब्रिक्स के मेंबर्स के ऊपर हाई टैरिफ लगा दिया तो सारी कंट्रीज क्या हैं, इकट्ठी हुई हैं कि इसको अपोज करने के लिए, इसका रेस्पॉन्स देने के लिए। आखिर हम इसका रेस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं? तो क्या है, यूएस इम्पोज द हाई टैरिफ ऑन ब्रिक्स इकोनॉमी। तो दोस्तों इससे क्या होगा, अगर ये सारी कंट्रीज इकट्ठी होती हैं, एक साथ मिलकर आती हैं, तो दोस्तों जो ग्लोबल यूनिटी है वो
साथ में आएगी, ग्लोबल यूनिटी बढ़ेगी, पुश ग्लोबल साउथ यूनिटी। इससे क्या होगा दोस्तों, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है वो चैलेंज होगा। जो जितना भी मल्टीपोलर जिसमें यूएस क्या करता है, लीड करता है, तो वो क्या है, वो चैलेंज होगा। और इंडिया बैलेंस कर पाएगा, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यूएस के साथ टाइज है और ब्रिक्स सॉलिडेरिटी है। तो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको क्या करेगा, इंडिया बैलेंस करेगा। जो यूएस के साथ उसके रिश्ते हैं और जो ब्रिक्स के साथ उसकी सॉलिडेरिटी दिखाएगा कि ब्रिक्स के साथ इंडिया कैसे खड़ा है। तो ये चीज़ें इसलिए मैटर करती है, ये जो समिट है या ये जो मीटिंग है, वर्चुअल मीटिंग जिसको जयशंकर जी ने अटेंड कर रहे हैं। अगर हम ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात करते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर, ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूं, ब्रिक्स में 11 मेंबर हैं। कितने दोस्तों, ब्रिक्स में 11 मेंबर हैं। कौन कौन से मेंबर हैं दोस्तों ब्रिक्स में, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, इथोपिया है, और क्या कहते हैं इथोपिया है, और उसके बाद दोस्तों इजिप्ट है, इथोपिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है। तो ये सारी कंट्रीज क्या हैं, ब्रिक्स का हिस्सा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, इजिप्ट है, ईरान है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, और कौन सा है दोस्तों, इंडोनेशिया है। तो 11 मेंबर्स आर द पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। और जो दोस्तों नेक्स्ट जो ब्रिक होने वाली है वो कहाँ होने वाली है, इंडिया में होने वाली है। नेक्स्ट ब्रिक चेयर विल होस्ट 2026 को जो समिट है वो कौन होस्ट करेगा दोस्तों, वो इंडिया होस्ट करने वाला। एक बार हम मैप देख लेते हैं दोस्तों, आखिर मेंबर्स कौन कौन से मेंबर्स हैं। अगर हम दोस्तों एक एक करके मेंबर्स देखें दोस्तों, तो दोस्तों अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इथोपिया, यूएई, इंडिया, चाइना, रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट आर द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, आर द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। तो ये सारे मेंबर्स क्या हैं दोस्तों, ब्रिक्स का हिस्सा हैं। आगे बढ़ें और आगे हम देखें कि आखिर इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे। यूएस टैरिफ डिटेल, अब हम टैरिफ डिटेल देखते हैं। जैसा मैंने बताया कि इंडिया के ऊपर क्या है, 50% से ज़्यादा टैरिफ जो है प्लस पेनल्टी इंडिया के ऊपर लगाया हुआ है। चाइना का मैंने बताया कि 30% से ज़्यादा टैरिफ लगाया हुआ है, और साउथ अफ्रीका के ऊपर भी कितना है, 30% से ज़्यादा टैरिफ लगाया हुआ है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के ऊपर 19% टैरिफ लगाया हुआ है, वेवर ऑन पाम ऑयल, कोकोआ एंड रबर। और जो पाम ऑयल हो गया, कोका हो गया और रबर हो गया, इस पर क्या हुआ है, इस पर वेवर दिया हुआ है यूएस ने। 10% रशिया के ऊपर लगाया और ईरान के ऊपर लगाया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टैरिफ इन कंट्रीज में ब्रिक्स के जितने भी मेंबर हैं, सबसे ज़्यादा जो टैरिफ है वो किसके ऊपर लगाया हुआ है, वो है इंडिया। इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है 50% से ज़्यादा। और मैंने आपको अर्लियर वीडियोज में बताया है हमारे कौन कौन से सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमारे कौन से जो सेक्टर हैं वो वर्स्ट हिट हैं, हमारे जो कौन से सेक्टर हैं वो क्या हैं, जो मॉडरेट हिट हैं। क्या जो लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, या कैपिटल जो इंटेंसिव इंडस्ट्री है उसको नुकसान हो रहा है। मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, आप मेरी अर्लियर वीडियोज देख सकते हैं। और अगर हम इम्प्लीकेशन की बात करते हैं दोस्तों, जैसे मीटिंग जो वर्चुअल मीटिंग हो रही है उसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है इंडिया के लिए, तो दोस्तों ये क्या है, इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो स्ट्रेंथ करे, जो ग्लोबल लीडरशिप है उसको क्या कर सकती है, उसको स्ट्रेंथन कर सकती है। ग्लोबल जो साउथ लीडरशिप है उसको स्ट्रेंथन करेगी। और दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है, ये जो ब्रिक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो काउंटर करेगा जो यूनिलेटरल यूएस ट्रेड पॉलिसी है। जो यूएस की यूनिलेटरल ट्रेड पॉलिसी है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसको क्या करेगा, उसको
काउंटर करेगा। और दोस्तों जो यूएस वर्सेस ब्रिक्स के साथ टाइज है उसको मैंने अर्लियर जैसे बताया कि यूएस के साथ जो टाइज है और ब्रिक्स के साथ जो सॉलिडेरिटी है उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। और दोस्तों एस्केलेशन एंड ग्लोबल ट्रेड टेंशन। और रिस्क क्या है दोस्तों, व्हाट इज द रिस्क, ये तो हमने बता दिए कि इसके पॉजिटिव साइड हमने बता दिए कि ऐसा होगा, लेकिन रिस्क क्या है दोस्तों, जो ग्लोबल ट्रेड टेंशन है उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। ग्लोबल ट्रेड टेंशन क्या होगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी इससे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, तो दोस्तों आपको जैसे पता होगा भारत हमेशा से कहता आया है कि हम शांति चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन जो दोस्तों जो बॉर्डर डिस्प्यूट है जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ या चाइना के साथ हुआ, तो ये लोग क्या करते हैं, हमें मजबूर करते हैं। तो जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको सेफ सिर्फ सैनिक नहीं कर सकते, हमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो भविष्य है, हमें हमारे जो सिटीजन्स हैं या हमारा जो देश है या जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको सेफ रखने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो और हमारा जो भविष्य है अभी जो टेक्नोलॉजी है, इसी के ऊपर दोस्तों हमारा आर्टिकल है। दोस्तों हमारा जो आर्टिकल है TPCR
TPCR 2025 इंडिया फ्यूचर वारफेयर प्रिपरेशन। तो इंडिया जो है फ्यूचर वारफेयर के प्रिपरेशन के लिए एक प्लान लाइए, एक रोड मैप लाइए, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इंडिया ने क्या रिलीज किया है? इंडिया ने रिलीज किया है टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप 2025 TPCR। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप 2025 इंडिया ने रिलीज कर दिया है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। जो 15 ईयर का जो ब्लूप्रिंट है उसको लेकर है दोस्तों। जो 15 ईयर का ब्लूप्रिंट होगा, जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करना है, हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है, उसको लेकर ये तैयार किया गया। और देखते हैं दोस्तों फोकस किन किन चीज़ों पे किया जाएगा। दोस्तों फोकस किया जाएगा न्यूक्लियर डिटेरेंस पे किया जाएगा। न्यूक्लियर जो फोकस किन किन चीज़ों पे किया जाएगा दोस्तों? फोकस किया जाएगा न्यूक्लियर डिटरेंस पे किया जाएगा, ड्रोन्स वारफेयर पे किया जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन पे किया जाएगा न्यूक्लियर डिटरेंस, ड्रोन वॉरफेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। आगे बढ़े और हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों न्यूक्लियर डिटरेंस क्या होते हैं। तो दोस्तों क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस थ्रू द सर्वाइबिलिटी सिस्टम, न्यूक्लियर कमांड होगा, कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, टूल्स क्या होंगे दोस्तों? रेडिएशन डिटेक्शन होगा, मोबाइल डीकंटेमिनेशन यूनिट होंगी, और अनमेन्ड ग्राउंड व्हीकल्स होगा, CBRN रिकंसनेस। और ड्रोन वारफेयर की बात करते हैं दोस्तों, स्टील्ड रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट होगा। रेंज कितनी होगी दोस्तों? 1500 किलोमीटर होगी, और इसका अल्टीट्यूड कितना होगा? अल्टीट्यूड जो होगा दोस्तों 60,000 फीट होगा। और पेलोड कितना होगा? EW सिस्टम होगा, CBRN सेंसर होगा, आर्टिलरी क्या होगा? गाइडेंस होगा। और अगर हम लॉटरिक म्यूनिशन की बात करते हैं, AI इनेबल्ड रीयूजेबल वारफेयर होगा। और इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस की बात करते हैं, अगर हम टारगेटिंग ड्रोन्स की बात करते हैं, फॉर मैकेनाइज्ड फोर्सेस, फॉर क्या होंगे? मैकेनाइज्ड फोर्सेस होगा। आगे बढ़े, पुलिस सर्वेलेंस वीडियो एंड डिबेट कस्टोडियल वायलेंस। तो आपको जैसे पता होगा दोस्तों, क्या है, आप दिन पर दिन आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि इस स्टेशन में पुलिस ने पीट पीट के एक विक्टिम को मार दिया, इस स्टेशन पे कस्टोडियल डेथ की खबरें सुनते हो। तो हर जगह क्या है दोस्तों? कस्टोडियल डेथ की खबरें आप सुनते हो। तो इसी के ऊपर हमारा आर्टिकल है, कस्टोडियल डेथ के ऊपर। तो क्या आर्टिकल है दोस्तों? पुलिस सर्वेलांस वीडियो डिबेट ऑन द कस्टोडियल वायलेंस। तो दोस्तों जो एक पुलिस स्टेशन है उसके अंदर क्या एक वीडियो वायरल हुई, उसके अंदर एक पुलिस वाले ने एक आदमी को मार मार कर जान ले ली। उसी के ऊपर है दोस्तों फुटेज सरपेज via RTI ऑफ पुलिस टॉर्चर इनसाइड द कुन्नाकुलम PS थ्रूसर। केरला के अंदर क्या है दोस्तों? एक पुलिस वाले ने मार मार कर एक आदमी की हत्या कर दी। विक्टिम कौन था दोस्तों? सुजीत था, टेम्पल प्रीस्ट था, एंड ये जो यूथ कांग्रेस वर्कर था, कौन था दोस्तों? सुजीत था, टेम्पल प्रीस्ट था, और जो यूथ कांग्रेस है उसका वर्कर था। ब्रूटल असोल्ट किया उसके साथ दोस्तों, क्या किया? ब्रूटल असोल्ट किया, और शर्ट स्निप कर दी। क्या कर दी दोस्तों? शर्ट स्ट्रिप कर दी, शर्ट को फाड़ दिया, शर्ट स्ट्रिप कर दी, और बीटेन सिस्टमेटिकली। और उसको कैसे पीटा गया दोस्तों? सिस्टमेटिकली पीटा गया। पुलिस लेटर चार्ज हिम विद ड्रंकन राइटिंग। पुलिस ने क्या चार्ज लगाया दोस्तों? पुलिस ने चार्ज लगाया ड्रिंकन राइटिंग प्रूव्ड फॉल्स इन मेडिकल टेस्ट। और जो पुलिस ने जो चार्ज लगाया गया, जो मेडिकल जब उसका टेस्ट हुआ दोस्तों, वो क्या है? वो फॉल्स पाया गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, क्या हुआ? एक वीडियो वायरल होती है, वीडियो वायरल में एक आदमी दिखाई देता है, उसका नाम था दोस्तों सुजीत। वो क्या था? वो यूथ कांग्रेस का वर्कर था। तो उसके साथ पुलिस ने क्या किया? ब्रूटली असोल्ट किया, शर्ट को स्ट्रिप कर दिया, और शर्ट को क्या किया? स्ट्रिप किया, और उसको मारा गया, सिस्टमेटिकली मारा गया। और उस पर चार्जेस क्या थे दोस्तों? उस पर चार्जेस थे कि वो क्या कर रहा था? वो शराब पीकर दंगे कर रहा था, राइटिंग कर रहा था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों? जब उसका मेडिकल टेस्ट होता है तो ये जितने भी एलिगेशन है
वो फॉल्स पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पॉलिटिकल एंड लीगल फॉल आउट क्या है? व्हाट इज द पॉलिटिकल एंड लीगल फॉल आउट? अगर हम बात करते हैं अपोजिशन की, यूडीएफ अक्यूज करती है जो रूलिंग एलडीएफ गवर्नमेंट है ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन का, और डिमांड करती है, और क्या डिमांड करती है दोस्तों? जो पुलिस ऑफिसर ने प्रोसिक्यूशन किया, एक्सप्लॉयटेशन किया, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए, उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। क्या किया जाए? उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए और उसको बर्खास्त किया जाए। और क्वेश्चन क्या उठाते हैं दोस्तों? ये जो इंसिडेंट है, क्या क्वेश्चन उठाते हैं? ये हमारा, अगर हम एथिकल एंगल देखें तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो पुलिस ऑफिसर हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। रेज इज क्वेश्चन ओवर द पुलिस अकाउंटेबिलिटी। इस क्वेश्चन उठता है, रेज इज क्वेश्चन ऑन अकाउंटेबिलिटी ऑफ पुलिस। अगर हम लार्जर डाटा देखने की कोशिश करें, अगर हम एनसीआरबी का डाटा देखते हैं तो एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है दोस्तों? 175 डेथ हुई हैं कस्टडी में, वेरी फ्यू कन्विक्शन। तो दोस्तों एनसीआरबी के अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी डाटा ये 175 डेथ हुई हैं। कहाँ डेथ हुई हैं दोस्तों? 175 डेथ हुई हैं इन पुलिस कस्टडी, और फ्यूअर कन्विक्शन, बहुत कम लोगों को कन्विक्शन हुआ है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस देखें, अगर हम DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल देखें 1997 में, तो उन्होंने क्या कहा था? अरेस्ट मेमो, फैमिली इंटिमिडेशन, मेडिकल चेकअप मैंडेटरी। जो मेडिकल चेकअप है वो मैंडेटरी है। प्रकाश सिंह केस की बात करते हैं जो 2006 में हुआ, तो उसमें क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिफॉर्म ऑर्डर, पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है। क्या है? हमें पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है। अभी जो इसलिए वीकली इम्प्लीमेंटेड जो पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है, और जो पुलिस लॉ हैं वो क्या है? इम्प्लीमेंट जो है बहुत वीक इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इश्यूज हाईलाइटेड, व्हाट इज द इशू हाईलाइटेड? सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा इशू क्या है? अगर हम पुलिस की बात करते हैं, पुलिस ऑफिसर की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा जो इशू है दोस्तों, वीक अकाउंटेबिलिटी है। पुलिस ऑफन प्रोटेक्ट देयर ओन, पुलिस ऑफन प्रोटेक्ट देयर ओन। और दूसरा क्या है दोस्तों? जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ज़्यादातर वो क्या करते हैं? पावर का मिसयूज करते हैं, और क्या करते हैं? वो फॉल्स चार्जेस लगाते हैं विक्टिम के ऊपर। जैसा अभी इस केस की बात करते हैं, सुजीत के केस की, उसमें क्या हुआ दोस्तों? उन्होंने ब्रूटली बीटन किया, उसको ब्रूटली असोल्ट किया, और फॉल्स एलिगेशन लगाए, फॉल्स चार्जेस लगाए, जो बाद में दोस्तों पाया गया कि उनके ऊपर जितने भी एलिगेशन लगे थे वो फॉल्स थे। जब मेडिकल चेकअप हुआ, तो पुलिस क्या करती है? मिसयूज करती है पावर का, और पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म। पुलिस में जितने भी रिफॉर्म हुए उनका वीक इम्प्लीमेंटेशन है, बहुत पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो इसलिए पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ऑफिसर, हम यहाँ पर सारे पुलिस की बात नहीं कर रहे, हम जो कुछ पुलिस ऑफिसर हैं जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। पब्लिक ट्रस्ट डेफिसिट की अगर हम बात करें इन लॉ इन्फोर्समेंट, इससे क्या होता है? जैसे दोस्तों ऐसे केसेस हो जाते हैं तो पब्लिक क्या करती है? ट्रस्ट खो देती है पुलिस से। तो बहुत सी जो पब्लिक में मैंने सुना है कि पुलिस को गुंडे तक बोला जाता है, असली गुंडे जो हैं वो पुलिस हैं, ऐसा मैंने पब्लिक में सुना है। तो पुलिस को क्या करना चाहिए? पब्लिक में अपना ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए कि पब्लिक को पुलिस के ऊपर विश्वास हो, पुलिस पर बिलीव हो। अगर कहीं नाजायज़ चीज़ें हो रही हैं, कहीं पर अगर जस्टिस की ज़रूरत है, तो क्या है? पुलिस को वहाँ पर याद किया जाए। तो पब्लिक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया इन लॉ इन्फोर्समेंट पे। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं दोस्तों, हाँ, इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि पुलिस में रिफॉर्म आए? सबसे पहले जो है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं वो उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली क्या करना चाहिए? इम्प्लीमेंट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। और दोस्तों दूसरा, इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, जो इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है उसको बनाना चाहिए, जिसमें जिस प्रकाश सिंह का जो रिफॉर्म हुआ था उसके अंदर मेंशन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और तीसरा क्या है दोस्तों? सीसीटीवी एंड डिजिटल मॉनिटरिंग होना चाहिए पुलिस स्टेशन की विद पब्लिक एक्सेस।
तीसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों? तीसरा सबसे बड़ा रीजन है सीसीटीवी एंड डिजिटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए एवरी पुलिस स्टेशन की विद पब्लिक एक्सेस। और चौथा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है दोस्तों? जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो इनसेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर सेंसिटिविटी नाम की चीज़ नहीं होती है। और दूसरा दोस्तों, उनको जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनके बारे में बताना चाहिए। ट्रेनिंग ह्यूमन राइट्स एंड सेंसिटिविटी, हमें पुलिस ऑफिसर को ट्रेनिंग देनी चाहिए ह्यूमन राइट्स की और सेंसिटिविटी की। अगर हम सिविल सोसाइटी के रोल की बात करते हैं, मीडिया के रोल की बात करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको एक्सपोज करना चाहिए जो ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्रिटिसिज्म ऑफ, आगे बढ़ें, मणिपुर कन्फ्लिक्ट एंड एस्पेक्ट कंट्रोवर्सी। तो जो मणिपुर जो कन्फ्लिक्ट है, अगला हमारा आर्टिकल क्या है दोस्तों? अगला आर्टिकल है मणिपुर कन्फ्लिक्ट एंड एस्पेक्ट। तो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें दोस्तों, एथनिक क्लैशेस का कब हुआ था? अगर हम कुकीज की बात करते हैं या मैथीज की बात करते हैं, तो जो आपको पता होगा 2023 के अंदर क्या हुआ, इन दोनों जो कम्युनिटी हैं उनका क्या क्लैश हुआ मणिपुर के अंदर। तो ये तो बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या साइन किया है दोस्तों? गवर्नमेंट ने साइन किया है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट विद कुकीज इंसर्जेंट ग्रुप, विद कुकीज एंड जो इंसर्जेंट ग्रुप। लेकिन क्या हुआ दोस्तों? पैक्ट में क्या इंक्लूड है? रीनेगोशिएटेड ग्राउंड रूल। क्या रीनेगोशिएटेड हो रहा है? ग्राउंड रूल टेम्परेरी पीस मेजर होगा। लेकिन कुकीज और जू ग्रुप से एग्रीड कर लिए ओपन NH टू इम्फाल दीमापुर हाईवे फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। फ्री मूवमेंट गुड्स के लिए जो इम्फाल और दीमापुर जो हाईवे है उसको खोला जाएगा। आगे देखें, अच्छा, अपोजिशन बाई कुकुमी मिथी ग्रुप कॉल्ड पैक्ट अनडेमोक्रेटिक एंड हेजेमोनिक इम्पोजिशन। इस पैक्ट को क्या बताया? मैथी ने क्या बताया? मैथी ने बताया ये जो पैक्ट है अनडेमोक्रेटिक है। कैसा है ये पैक्ट? कैसा है दोस्तों? अनडेमोक्रेटिक है और हेजेमोनिक इम्पोजिशन है। कैसा है? हेजेमोनिक इम्पोजिशन है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर क्या कर रही है? मार्च 2023 में कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि ही रिजॉल्व द एब्रोगेट SCCU के जो SCCU है उसको एब्रोगेट किया जाए। अंडर द प्रेसिडेंट रूल डिसीजन टेकन बाय द सेंटर अपॉइंटेड अथॉरिटी सीन एज इलेजिटिमेट। क्या इलेजिटिमेट देखा गया? एलिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इग्नोरिंग द जो मणिपुर जो असेंबली है जो अनएनिमियस रेजुलेशन आया था फरवरी 2024 में अगेंस्ट SAO। अगर हम की कंसर्न देखें जो रेज किए हैं मैथी ने, तो दोस्तों की कंसर्न क्या है जो मैथी रेज कर रही है दोस्तों? जो पैक्ट क्या है? लेजिटिमेसी देता है जो आर्म ग्रुप्स हैं सीन एज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस। नार्को टेररिज्म हो गया, डाउट्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियसनेस टू कर्ब इट। अगर हम फेडरलिज्म इशू देखें, स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ओवरलूड ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल। क्या होगा? ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल। अगर हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फ्री मूवमेंट मेड बार्गेनिंग चिप विद द इंसर्जेंट ग्रुप। आगे बढ़े, गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव क्या है दोस्तों? व्हाट इज द गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है दोस्तों, जो SCCU है वो टेम्परेरी पीस मैकेनिज्म है जो रिड्यूस करेगा वायलेंस को। तो जो SCCU क्या है? जो पीस मैकेनिज्म है जो क्या करेगा? वो वायलेंस को रिड्यूस करेगा। और जो कीपिंग हाईवेज ऑफन, और जो दोस्तों जो हाईवे है जैसे दीमापुर वाला हाईवे है वो क्या है? एसेंशियल है गुड्स के मूवमेंट के लिए, तो उसको क्या किया जाएगा? ओपन किया जाएगा। नीडेड मोदी अपकमिंग विजिट सितंबर 13 को क्या है? मोदी जी मणिपुर, कहाँ? मणिपुर आने वाले हैं। सीन एज ए स्टेप टुवर्ड द डायलॉग लॉन्ग टर्म पीस रोड मैप। अगर हम बात करते हैं लार्जर इशू इन मणिपुर कन्फ्लिक्ट, तो लार्जर इशू क्या है दोस्तों? लार्जर इशू सबसे बड़ा जो है ईथनिक पोलराइजेशन है। जो कुकीज वर्सेस मैथी हैं उसमें क्या है? ईथनिक पोलराइजेशन है। इंसर्जेंसी एंड नार्को टेररिज्म गोल्डन ट्राइंगल लिंक है। क्या है? गोल्डन ट्राइंगल, ब्रेक डाउन ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिटीज एंड स्टेट, सेंटर स्टेट फ्रिक्शन अंडर द प्रेसिडेंट रूल।
तो दोस्तों ये थे मेरे आर्टिकल। अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस।